कैरेक्टर मुझ में खो गया हो तो चलो, आज हम लोग जो एमपी बोर्ड की तरफ से वन लाइनर डाला गया है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। जो बच्चे बहुत वीक हैं उनके लिए आज के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक में होना रह गया। ये दोनों टॉपिक आपके कितने नंबर के हैं? 9 नंबर के। 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपका और 4 नंबर में आपके एमसीक्यू आएंगे। तो ये 9 नंबर दिला सकते हैं। यानी आज की क्लास आपने पक्की कर ली, अच्छे से समझ ली, इसका मतलब आपके 9 नंबर पक्के। और 9 नंबर प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 9 नंबर आपको पास करा सकते हैं, आपको टॉप करा सकते हैं, और इन्हीं में आप छोटी मोटी गलतियां करके एक आध नंबर से पीछे खिसक जाते हैं। जैसे आपके 99 है, सामने वाले की भी 99 है, आपकी 2 ओटी गलत होंगी, आपके 97 रह गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कराने वाला हूं आज। सभी ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज को। हालांकि मैं चैप्टर बाय चैप्टर समरी भी बताऊंगा आपको, तो वहां से भी अपने एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, बट ये शॉर्ट उसने निकाल के ही दे दिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं सबको अच्छे से क्या कह रहा है ये। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है या जो अभी तक पास होने तक की स्थिति में नहीं है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहेगी। आपको आधी चीजें पहले से पता हैं, आधी चीजें अभी पता लग जाएंगी, लेकिन यह है कि पेपर में आएंगी और कंटेस्ट याद हो जाएंगी। ध्यान से सुनेंगे तो देखिए, यह चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका। हर चैप्टर का नाम, चैप्टर के राइटर का नाम, हर पोएम का नाम, पोएम के पोएट का नाम याद होना चाहिए। कंटेस्ट होना चाहिए, कभी भी पूछ लिया जाए, क्योंकि 3 नंबर में ये आएगा ही आएगा। 3 नंबर क्या आएंगे? सो दीज द थिंग्स नॉट टू अंडर एस्टिमेट। ओके, आपको बहुत केयरफुली इनको करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीएल फ्यूएंटस के द्वारा लिखा गया है। लेंचो कौन था? तो लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन, तो उस कहानी में लेंचो का घर कहां स्थित है? तो क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल या फिर टॉप ऑफ ए हिल। क्या हो सकता है? तो क्रेस्ट और टॉप एक ही बात है। क्रेस्ट का सिनोनियम टॉप होता है, और इसका एंटोनियम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बॉटम। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? बॉटम। पूछा जा सकता है कि क्रेस्ट का एंटोनियम बताइए, तो क्रेस्ट का एंटोनियम हो जाएगा बॉटम। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेंचो हैड ग्रोन इन हिज फील्ड्स। तो लेंचो ने अपने खेतों में क्या लगाई थी? तो मक्के की फसल लगाई थी। कॉर्न उसमें दिया है ना, राइप कॉर्न, पका हुआ मक्का। तो उसने अपने खेतों में क्या लगाई थी? मक्का की फसल की हुई थी। आगे वो कह रहा है कि लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना की है किसके साथ? नए सिक्कों के साथ। ये तो क्वेश्चन भी है, व्हाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइंस। लेंचो ने बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्कों के साथ क्यों की है? सो इफ यू हैव रिमेंबर द क्वेश्चन केयरफुली, इफ यू आर लर्निंग द क्वेश्चन केयरफुली, आप वहां से भी आंसर दे सकते हैं। तो ये तो बहुत सरल है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लेंचो हॉप्ड। लेंचो को क्या आशा थी? तो लेंचो की 2 ही आशाएं बताई गई हैं इसमें। एक तो गुड हार्वेस्ट, एक आशा तो ये बताई है कि अच्छी फसल होगी, और दूसरी आशा ये बताई है द हेल्प ऑफ गॉड। जब उसकी फसल नष्ट हो गई तब उसको ये आशा थी, फसल नष्ट होने के बाद क्या आशा थी उसको? कि भगवान उसकी मदद करेगा। तो 2 ही आशाएं। सो इफ यू फाइंड एनी वन ऑप्शन इन योर 4 गिवन ऑप्शन, तो आपको दोनों में से कोई टिक कर देना है। अगर गुड हार्वेस्ट ऑप्शन में नहीं है तो द हेल्प ऑफ गॉड होगी, उसको टिक कर दीजिएगा। डिस्ट्रॉयड लेंचो फील्ड, लेंचो की फसल को नष्ट किया हेलस्टोन्स, या फिर अगर हेलस्टोन नहीं दिया है तो हैवी रेनफॉल। ठीक है, वैसे तो हेलस्टोन आंसर हो ही जाएगा। अगर हेलस्टोन नहीं दिया है तो अपन क्या लिख सकते हैं? हैवी रेनफॉल। ओके,
ध्यान से सुनना, दिमाग में रखना है ये, क्योंकि दीज आर नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, दीज आर 4 मार्क्स। 4 नंबर है ये चीजें, 4 नंबर में आती है। अगला कह रहा है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वॉज कवर्ड विथ, तो उसने बोला है कि वो सॉल्ट से ढका हुआ प्रतीत होता है। और क्या बोला है उसने कि जैसे सिल्वर की परत चढ़ी हो, खेतों के ऊपर क्या चढ़ी हो, सिल्वर की परत चढ़ी हो, जैसे कि नमक के डेले पड़े हो पूरे में। तो इन दोनों से ही उसने तुलना की है। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, आंसर में ही दिया है। कौन से में? बाट मेड हिम एंग्री वाले में क्या? हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ डिड इट्स फीलिंग चेंजेस, व्हाट डिड रेंचो फील आफ्टर एलिस्टॉप वाला है ना, तो उसी में दिया है कि लेंचोस सोल फिल्ड विथ सैडनेस। ठीक है, तो लेंचो की आत्मा किससे भर गई? दुख से। लेंचो दुखी हो गया। लेंचो नीडेड मनी, लेंचो को आवश्यकता थी पैसे की, काय के लिए? टू सेव हिज फैमिली। लेंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी? देखो इसके 3 ऑप्शन है, सेव हिज फैमिली, सर्वाइवल, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने पैसों की आवश्यकता थी, तो 100 पैसोस। कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100। एक वन लाइनर से जितने भी ऑप्शन बन सकते हैं मैं सारे बता रहा हूं आपको। तो इसमें टू सेव हिज फैमिली आ सकता है, ऑप्शन में सर्वाइवल हो तो सर्वाइवल आ सकता है, और अगर ये पूछे कि कितने पैसे चाहिए थे तो 100 पैसोस, और ये पूछे कि कितने मिले तो कितने मिले? 70 पैसोस, और ये पूछा जाए कि किसने दिए तो पोस्ट मास्टर एंड द स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर एंड द स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने। रेंचो रॉट ए लेटर, किसके लिए पत्र लिखा उसने? गॉड के लिए। कब लिखा था ये भी पूछा जा सकता है, तो मंडे को। मंडे जाता है कि संडे जाता है? वो संडे है शायद, देख लेना, संडे है मेरे अकॉर्डिंग शायद। लेंचो आस्क्ड फॉर, आ गया ना, कितने पैसे चाहिए थे, तो कितने चाहिए थे? 100 पैसोस। किसने पोस्ट, अच्छा ये 2 तरीके से पूछा जाएगा, पत्र किसने पढ़ा तो पोस्ट मास्टर ने, और उठाया किसने? पोस्टमैन ने। उठाया पोस्टमैन ने था और पढ़ा पोस्ट मास्टर ने था। ठीक है, आगे पूछ रहा है वो कि पोस्ट मास्टर कितने पैसे अरेंज कर पाया, तो अभी बताया था कितने? 70 पैसोस। लेंचो को पूरी तरह किस पर विश्वास था? गॉड पर। लेंचो गॉट ओनली, लेंचो को कितने पैसे मिल पाए? 70 पैसोस। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के लोगों को क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ठग। क्या कहकर बुलाया उसने? ठग कहकर बुलाया। सो दीज आर द MCQs फ्रॉम फर्स्ट लेसन and you know the story very well, so all of you are already able to give the answer of all these questions. So if you have remember the story very carefully, then there is no difficulty to give the answer of these question. अगर आपको उसकी कहानी याद है, अच्छे से आ रही है, तो आंसर देने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने कहानी ठीक से नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम होगी, और तो भी प्रॉब्लम होगी तो आप बताए दे रहे हैं, अब सीख लो, तो नहीं होनी चाहिए आगे। क्वेश्चन है कि अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी ऐसा सिस्टम अफ्रीका में जो लोगों को विभाजित करता है रंग के आधार पर, क्या बोलते हैं उसको? अपार्थाइड सिस्टम। मंडेला स्पेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला ने जेल में कितने साल बिताए, तो 30 ईयर्स। कितने साल बिताए उसने? 30 साल। मंडेला बिके, मंडेला कौन बना? द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। देखो यहां 2 चीज समझना, टोटल 3 प्रेसिडेंट थे, एक मैन और 2 उपराष्ट्रपति। उनके नाम क्या थे? थाबो बैकी और मिस्टर डी क्लर्क। तो अगर वो पूछेगा कि मैन, अब इसमें वो कह रहा है कि पहला काला राष्ट्रपति तो मंडेला है, या मैन राष्ट्रपति तो मंडेला है, लेकिन वो ये पूछे कि वो पहला उपराष्ट्रपति कौन था जिसने शपथ ली थी, तो जो दूसरा था उसने पहले ली थी, और जो पहला था उसने बाद में, मतलब नीचे से शपथ लेना शुरू किया। पहले दूसरे नंबर वाला आया, फिर पहले वाला आया, फिर मैन वाला आया।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, कार्यक्रम कहाँ हुआ था? पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि यूनियन बिल्डिंग जो एमपी थिएटर था उसका प्रिटोरिया में, उसमें हुआ था, पहला ही क्वेश्चन है। वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, तो उसी का आंसर दिया है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन एन एमपी थिएटर विच वाज मेड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला करेज मीन्स, मंडेला के अनुसार साहस का क्या तात्पर्य है? तो ये भी क्वेश्चन में ही है, ट्रायम्फ ओवर फियर, क्वेश्चन में ही आंसर दिया। क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू मंडेला एनी वन पर्सन हु ओवरकम हिज फियर इज करेजियस एंड अ मैन हु ओवरकम हिज फियर एंड फाइट टू ऑल द ऑड्स ऑफ लाइफ, है ना, ऐसा ही है। तो उसमें भी दिया हुआ है कि ट्रायम्फ ऑफ फियर, ठीक है। आगे पूछ रहा है, मंडेला ज्वाइंड, मंडेला जुड़ा किससे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी, याद रखिएगा, एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार क्या प्राकृतिक रूप से आता है? ये भी आंसर है, लव्स, क्वेश्चन है ना लव एट वाला, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, लव कम्स नेचुरली अकॉर्डिंग टू मंडेला। इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मंडेला एक कहानी सुनाता है कि जब हम जेल में थे तो जेल में जो कांस्टेबल थे या जेल पुलिस जो थी उसकी अंदर की गार्ड, जो गार्ड था उसका, तो वो बताता है कि उस गार्ड के द्वारा उसके प्रति थोड़ी सी दया दिखाई जाती है, तो वो समझ जाता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छाई दबाई जा सकती है, समाप्त नहीं की जा सकती, जो कुछ समय बाद उभरकर सामने आएगी ही आएगी। तो वहां से हमको पता लगता है कि वो किस फिल्म की बात कर रहा है। वो जिस फिल्म की बात कर रहा है वो है मेंस गुडनेस। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज डिस्प्लेड बाई, किसके द्वारा दर्शाए गए? मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। अगर मिलिट्री दे दिए जाए तो जेट पूछ लेगा वो, ठीक है। नेल्सन मंडेला वाज अकम्पनीड बाई, मंडेला किसके साथ बैठा था? तो उसकी बेटी थी और दो लोग थे इसके साथ, मिस्टर डी क्लर्क और थाबो बेकी, ठीक है। क्या नाम था उसकी बेटी का? तो दो नाम है इसके, जैनानी या जैनम, दो नाम बताए गए उसके, जैनानी या जैनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ एनदर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, और एक और इसका बढ़िया सा नाम दिया हुआ है उसमें, ऑपरेजर। क्या दिया है? ऑपरेजर। एक व्यक्ति, क्वेश्चन भी है ना कि मंडेला के अनुसार ऑपरेजर फ्री है या नहीं है, तो उसमें यही बताया गया है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेता है, उस पर अत्याचार करता है, उसको अत्याचारी कहा जाता है, ठीक है। सो ये आपके सेकेंड चैप्टर से सारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं, कुछ नहीं है याद करने जैसा, कुछ नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको केवल ध्यान से सुन रहे होंगे, इतने में ही आपको याद रहेगा वो। अगला चैप्टर है आपका उस फर्स्ट फ्लाइट। तो पूछा गया है कि फर्स्ट फ्लाइट किसके द्वारा लिखा गया है? तो लियोम ओ फ्लैटरी, ये लिखा हुआ है, इसका नाम याद रखिएगा। इसका एक और चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, दो चैप्टर हैं इसमें। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द सीगल वाज अलोन ऑन द लेज, चट्टान पर वो कब तक अकेला रहा? तो पहले 24 घंटे वो अकेला रहा। कैसा रहा? अकेला। और पूछा जाएगा तो बता सकते हैं कि स्टार्व, भूख से तड़पता हुआ। कैसा? भूख से तड़पता हुआ। और फिर वो धीमे धीमे क्या होने लगा? फेंटेड, बेहोश होने का नाटक करने लगा। वो क्या करने लगा? बेहोश होने का नाटक करने लगा। He felt that the heat because he had not eaten since the previous nightfall। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी किसी भी टाइम से पहले प्रीवियस या लास्ट लग जाएगा तो उससे पहले सिंस का यूज होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें यह पूछा जा सकता है कि उसको क्या फील हुआ? तो उसको यह लगा कि वो भूख से बेहोश हो जाएगा, जो अभी बताया था फेंटेड। उसको लगा कि अब वो भूख से बेहोश होने वाला है क्योंकि उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था।
अब पीस ऑफ द फिश, उसकी जो मछली का टुकड़ा था कौन लेके आया, तो हिज मदर। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है उसकी माँ क्या लेके आई, तो अ पीस ऑफ द फिश। ठीक है, कहां लेकर आई, तो बीक में, अपनी चोंच में दबाकर। ठीक है, इसके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका राइटर कौन है, तो राइटर हमने बता दिया कि फ्रेडरिक फोर्सिथ, ये इसका राइटर है। पूछा जा सकता है नेम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, उसका नाम क्या था भाई का, तो डेकोटा। मॉडल नंबर पूछा जाए तो DS088। लेखक कहां जा रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड। क्यों, क्योंकि वीकेंड था। क्या था, वीकेंड। पूछा जा सकता है कैसी छुट्टियां थी, तो वीकेंड की छुट्टियां थी। क्लाउड्स वर लाइक, बादल कैसे दिखाई दे रहे थे, ब्लैक माउंटेन्स। पायलट डिड नॉट हैव इनफ, क्या नहीं था उसके पास, फ्यूल। ठीक है, काय के लिए, टू फ्लाई या टू रीच इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचने के लिए। पायलट हैड डिसाइडेड टू फ्लाई, क्या उड़ाने का सोचा उसने, ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म या ब्लैक क्लाउड्स। पूछा जा सकता है कि उसने अपने हवाई जहाज को कहां से ले जाने का रिस्क लिया, थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स। पायलट लुक्ड फर्स्ट, पायलट ने देखा सबसे पहले, किसने काम करना बंद किया, कंपास, जो दिशा बताता है। तो जो दिशा बताता है उस यंत्र ने सबसे पहले काम करना बंद किया। पूछा भी जा सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो हम बता सकते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज प्लेन स्टॉप वर्किंग, उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे हवाई जहाज के, उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया था। द एरोप्लेन वाज लॉस्ट, तो हवाई जहाज खो गया कहां, स्टॉर्म यानी तूफान या तूफानी बादलों के अंदर। स्टॉर्म क्लाउड्स भी आ सकता है, क्या आ सकता है, स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, अगला चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। राइटर पूछा जाएगा, खुद ही है, ऑटोबायोग्राफी है। तो पूछा जा सकता, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ एनीवन इज राइटिंग हिज या हर ऑन स्टोरी, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। किसी दूसरे की लिख रहे हैं तो बायोग्राफी। इफ यू आर राइटिंग द स्टोरी ऑफ एनी अदर पर्सन, इट मीन्स यू आर राइटिंग बायोग्राफी। बट सपोज दैट इफ यू आर राइटिंग योर ओन स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, इट मीन्स यू आर राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। तो एनी फ्रैंक डायरी इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ओके, पूछा जाएगा इसका जन्म कब हुआ, तो 12 जून 1929। दो डेट में कंफ्यूज मत होना कि इसका जन्म कब हुआ और डायरी में लिखना कब शुरू किया। तो जन्म हुआ इसका कब, 12 जून 1929 में, और डायरी में लिखना कब शुरू किया था इसने, जुलाई था शायद। देखो बुक में, आंसर तो इसका लिखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। बुक है किसी के पास, 20 जून 1942। याद रखिएगा, अगर ये पूछा जाए कि एनी फ्रैंक ने डायरी में लिखना कब शुरू किया, तो इसका आंसर देंगे अपन राइटिंग कब हुआ इसका, 20 जून 1942 में। ये दो डेट याद रखना। 12 जून 1929 में इसका जन्म हुआ, और 20 जून 1942 में इसने डायरी में लिखना शुरू किया, और 1945 में ये मर गई। ठीक है, 1945 में इसकी डेथ हो गई, 45 या 44, 45 है वैसे आपकी किताब में। ठीक है, कौन थी ये, तो सी वाज अ जर्मन, ज्यूस बोलते हैं इसको, वैसे जेविस को क्या बोलते हैं, ज्यूस गर्ल। तो कौन थी ये, जर्मन ज्यूस गर्ल थी ये। ठीक है, इसका एक कुछ फैक्टर है कि जो लोग शिफ्ट करके गए थे उनको बोला गया था ज्यूस, जो एक जगह से दूसरी जगह गए थे। ठीक है, अगला है एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, उसका बहुत समय तक दोस्त कौन रहा, तो हर डायरी, क्या नाम था उसका, किट्टी। पूछा जा सकता है उसकी डायरी का नाम क्या था, अगले में ही दिया है, उसकी डायरी का नाम क्या था, तो किट्टी उसकी डायरी का नाम था। मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड विथ हर, मिस्टर कीजिंग उसके साथ
परेशान थे, क्यों? सी वाज टॉकेटिव। दो आंसर हो सकते हैं, सी वाज टॉकेटिव एंड सी वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन हिज पीरियड। सी वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन हिज पीरियड, दो आंसर इसके हो सकते हैं। अगला पूछ रहा है कि एने किस सब्जेक्ट में कमजोर थी, तो मैथ्स में कमजोर थी वो। और ये भी पूछा जा सकता है मिस्टर कीजिंग किस विषय के टीचर थे, तो मैथ्स के ही थे। हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एने के अनुसार पेपर से ज्यादा धैर्य, सॉरी लोगों से ज्यादा धैर्य किसमें है? पेपर में। क्वेश्चन में भी ये आंसर। द नरेटर रोट द पोएम अबाउट, उसने पोएम में किसका वर्णन किया? डक्स का। कहानी सुनाती है ना कि फादर मदर डक होते हैं, उनके बच्चे बात करते हैं, तो वो फादर डक जो होता है उसको अपने बच्चों को मार देता है। क्रूएल्टी की कहानी सुनाती है, तो वो किसकी सुनाती है? डक्स की। द टॉपिक ऑफ द ऐसे, उसके टॉपिक का क्या नाम था? चैटर बॉक्स। किसके द्वारा दिया गया? मिस्टर कीजिंग के द्वारा। क्यों दिया गया? बिकॉज सी वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन हिज पीरियड। एन एज स्कूल फ्रेंड नेम बास, उसका फ्रेंड कौन था? जीएन। एक ही फ्रेंड था उसका जिससे वो बात कर रही थी, और पीछे जो बैठे थे उसका नाम था शायद सीएन। पीछे बैठ के जो लड़का बात कर रहा था उसके अभी नाम कुछ ऐसे ही दिया है, सीएन वीएन कुछ ऐसा करके, जेएन देख लेना जो भी है। मतलब जब ये बात कर रही है ना जीएन से, तो इसके पीछे बैठ के दो लड़के और बात कर रहे हैं। आपने स्टोरी सुनी हो तो उसमें बताया जा रहा है, वो कह रहा है तू पास हो जाएगा, वो कह रहा है तू पास हो जाएगा, एक दूसरे पर हंस रहे हैं वो। तो एक का नाम तो मुझे शायद याद है सीएन, और एक का नाम है शायद जैक्वेज। सीएन और जैक्वेज दो नाम है शायद उनके। ये दो नाम दिए हैं किताब में, चेक कर लीजिएगा एक बार, दोनों लड़कों के नाम, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। एने डाइड, एने मर गई, कहां मर गई? कॉन्सेंट्रेशन कैंप। यानी उस समय जब जो देश से लोग भगाए गए, इधर उधर तितर बितर हुए, तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन कैंप लगाए गए थे। जैसे अपने यहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तो उनको कैंप में रखा गया, उस समय ये कैंप में थे, वहीं इसकी डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी की डेथ कहां हुई, तो आंसर दे देंगे कॉन्सेंट्रेशन कैंप। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, इसका मतलब क्या है? तो ये एक कहावत है, इसका मतलब होता है फीलिंग नर्वस, यानी थोड़ा सा नर्वस होना या कॉन्फिडेंस की कमी होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसको ये भी बोल सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एने फ्रैंक रॉट इन हर लास्ट ऐसे, लास्ट में जब उसने लिखा तो परेशान होकर उसने क्या किया? उसने एक फनी पोएम लिखी डक्स के बारे में, जिसमें उसने मिस्टर कीजिंग का मजाक उड़ाने की कल्पना की थी, लेकिन हुआ नहीं। मिस्टर कीजिंग उल्टा खुश हो गए उसके साथ, गुस्सा नहीं हुए। द डायरी वॉज गिवन टू एने, एने को डायरी कब दी गई? 13th बर्थडे पर। द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच लैंग्वेज, एक्चुअल लैंग्वेज क्या है इसकी? डच। और एनेस फैमिली कहां पहुंच गई लास्ट में? एम्स्टर्डम। कहां रहने के लिए गई एने की फैमिली? एम्स्टर्डम में, ठीक है। अगला चैप्टर है, तो इसमें जो एमसीक्यू आने की संभावना है ज्यादा वो टी फ्रॉम असम से है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, इसीलिए उससे एमसीक्यू आने की संभावना ज्यादा है। तो तीन देखते हैं तीनों को। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स गोवा, इट रिफ्लेक्ट्स गोवाज कॉलोनियल पास्ट, पर्टिकुलरली द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोर्टुगीज कल्चर। ये तो है ही नहीं कुछ। ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से कल्चर में होता है, तो पोर्टुगीज कल्चर, ये याद रख सकते हैं अपन इसमें, ठीक है। और इस पूरी घटना को बोल सकते हैं नॉस्टैल्जिक। क्या बोल सकते हैं? नॉस्टैल्जिक, ठीक है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, वो जब आता था तो एक साउंड करता था, काय का साउंड करता था? जंग जंग का। किसके साथ? अपने बैम्बू के साथ, जो बांस लाता था हाथ में उससे, बांस को ऐसे बजाता हुआ आता था, तो जंग जंग की आवाज होती थी। चिल्ड्रन ईगरली अवेटेड हिम फॉर ब्रेड बेंगल्स, स्वीट ट्रीट्स। तो इसमें तीनों चीज ध्यान रखना, लोफ्स, स्वीट ब्रेड्स और बेंगल्स, तीनों का ही वेट करते थे वो, ठीक है। किसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते थे? तीनों चीजों के लिए, लोफ्स हो, ब्रेड हो या फिर बेंगल्स हो। द बेकर वोर अ ट्रेडिशनल ड्रेस, वो लोग एक ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे, इसको क्या बोलते थे? कबाई। बेकर्स इन गोवा आर नन, क्या बोलते थे उनको? पेडर।
जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, इसका क्या तात्पर्य है? तो बेकर्स फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उनकी शारीरिक बनावट को दिखाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन भी ये है कि व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, तो क्या होता है? प्लम फिजिक्यू। ठीक है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम बॉल, किससे लिखा जाता था? तो पेंसिल से। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? आगे है ब्रेड वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। गांव लाइफ बोल दो इसको। गोवन लाइफ का मतलब क्या होता है? गोवा का लोकल जीवन, जो वहां के लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। पूछा जाएगा पार्टियों में क्या क्या यूज होता था, तो बॉलिनाज एंड केक, दो चीज बताई गई है। ब्रेड फॉर सैंडविच, ये भी पूछा जाए कि ब्रेड क्यों, तो ब्रेड बताई गई है सैंडविच के लिए। स्वीट ब्रेड क्या बोलते थे? बॉलिनाज, और इसको लॉफ्स भी बोला गया है। क्या बोला गया है? लॉफ्स। तो ये काम के नहीं है तीनों। अगला क्वेश्चन है कि द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, कूर्ग की मुख्य फसल क्या है? तो कॉफी एंड स्पाइसेस, मुख्य फसल इसकी। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का स्मॉल डिस्ट्रिक्ट क्या है? कोडागु या कूर्ग? कोडागु या कूर्ग। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर्ड, कितने परसेंट जिला पेड़ों से ढका हुआ है? 30%। कूर्गीज आर पॉसिबली ऑफ, कौन सी प्रजाति के बताए गए हैं कूर्ग के लोगों को? ग्रीक और अरेबिक। बताया गया ना अलेक्जेंडर आर्मी, किसका हिस्सा बताए गए? अलेक्जेंडर की आर्मी का। आगे पूछ रहा है कूर्गीज आर फेमस फॉर, तो किसी भी जगह जहां टूरिस्ट जाते हैं तो वो लोग हॉस्पिटलिटी के लिए यानी खातिरदारी के लिए फेमस होते हैं। क्यों? बिकॉज उनका जो आजीविका है, सर्वाइवल है, वो टूरिस्ट पे ही डिपेंडेड है। सो दे हैव टू सर्व द टूरिस्ट इन गुड मैनर। इफ दे आर नॉट ट्रीटिंग यू इन गुड मैनर देन व्हाई आर यू गो टू देयर प्लेसेस, उनकी जगह आप क्यों जाएंगे घूमने? समझिए, तो उनकी मजबूरी होती है, लेकिन वो फेमस किसके लिए है? हॉस्पिटलिटी के लिए। ये पूछा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में कौन सा रेजिमेंट उनके लिए बनाया गया था? तो द कूर्ग रेजिमेंट। कौन सा बनाया गया? द कूर्ग रेजिमेंट। और क्यों बनाया गया? क्योंकि इसका एक जनरल था, क्या नाम था उसका? जनरल कैरियप्पा। ये सबसे पहला पदाधिकारी था इंडियन आर्मी में, और इसी की वजह से उसको एक नया नाम दिया गया, एक नया रेजिमेंट बनाया गया, द कूर्गी रेजिमेंट इंडियन आर्मी में। और इन लोगों को बंदूक के लाइसेंस फ्री में, मतलब बिना किसी उसमें, सॉरी, बंदूक बिना लाइसेंस के रखने की परमिशन है। दे हैव गन विदाउट एनी लाइसेंस। ओके, अगले में ये कोडागूज हैव द परमिशन टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। कावेरी रिवर्स फ्लोज इन कूर्ग, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कूर्ग इज फेमस फॉर, तो रिवर, इट्स स्पाइसेस, इट्स स्पोर्ट्स दैट इट ऑफर्स टू ए टूरिस्ट, वो पूरा लिखा करो। कभी मैंने क्वेश्चन दिया था कि कूर्ग इज फेमस फॉर, तो केवल उसमें रिवर लिख गए, उसमें पूरा लिखो। कूर्ग इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, रिवर्स, सीनरीज एंड स्पोर्ट्स विच इट ऑफर टू ए टूरिस्ट। ठीक है, मैंने बताया था ना कौन सी पहाड़ी है? तो ब्रह्मगिरी हिल्स। इसके ऊपर पूछा जाए कि टेंपल कौन सा है? तो बुद्धिस्ट टेंपल है। कौन सा टेंपल है? बुद्धिस्ट टेंपल है इसके ऊपर, ब्रह्मगिरी हिल्स पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। द आइलैंड ऑफ निसर्गधाम इज इन, ये इसी पहाड़ी पर है ऊपर, जो मैं बता रहा था ना अभी, दो पहाड़ियों को जोड़ती है ये, तो ये उस पहाड़ी का ही नाम है कूर्ग में। इसको ध्यान रखना जरा, वैसे तो अलग ही दिख जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ ऐसा इसमें
हम भी गए थे अभी कूर्ग, बताया था ना मैंने आपको, नहीं बताया? और कौन सा यूज इसमें, देखो ये तो आपको याद ही होंगे, कौन कौन से जानवर दिखाए जाते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स खिलाए जाते हैं, ठीक है। और ये तो शायद मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं, वाइल्ड कपी तिब्बतन सेटलमेंट, ये मुझे यार याद नहीं है एग्जैक्टली। वाइल्ड कपी ऐसा कुछ, तिब्बत का शायद उधर क्यों होगा, तिब्बत एक अलग रेजिमेंट है। चलो इसको देख लेंगे बाद में अपन, ठीक है कि नहीं है, कहीं तो पढ़ाई होगा उसमें। एयरपोर्ट ये पूछे जाएंगे, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। कूर्ग के नियरेस्ट एयरपोर्ट पूछे जा सकते हैं, तो मैंगलोर और बेंगलोर। और ये भी पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे जा सकते हैं, तो बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई प्लेन। द बेस्ट सीजन, कौन सा सीजन सही है? सितंबर टू मार्च। कभी भी भारत में किसी भी जगह जाना हो, आंख बंद करके चले जाओ, सितंबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च सबसे अच्छा सीजन होता है हर जगह जाने के लिए। कूर्ग इज ऑल्सो नन, ये सही क्वेश्चन है। कूर्ग का सही नाम लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये कई बार पूछा गया, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पर्सन हु राइड्स एलिफेंट, एलिफेंट की जो सवारी करते हैं उनको माहोत्स बोलते हैं, माहोत, क्या बोलते हैं? माहोत्स, ठीक है। अब आते हैं टी फ्रॉम असम। सबसे पहला क्वेश्चन किसके द्वारा लिखा गया? अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना कब पी गई? 2770। इंडिया में कब पी गई? इंडिया का दिया है क्या इसमें? इंडिया का नहीं दिया, यूरोप में 16वीं सेंचुरी में बताइए ये, ठीक है। इंडिया का और देखते हैं अभी अपन। असम एज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, किसका प्लांटेशन है? तो बता देना टी, और टी का कौन है तो वो बता देना असम। यूरोप में कब देखी गई? 16वीं सेंचुरी। टी गार्डन असम में, जो टी गार्डन का नाम है वो क्या है? डेकिया बारी। यूरोप टी वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन बेवरेज, मतलब एक मेडिसिन की तरह इसको कहाँ यूज किया जाता, पूछा जाए तो बता देना इन यूरोप, ठीक है। तो ये टी फ्रॉम असम के, पर्याप्त नहीं है, और कराऊंगा इसके में, दीज आर नॉट इनफ। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ मिजविल, मिजविल द ऑथर का राइटर पूछा जाए तो गेविन मैक्सवेल। द ऑथर वाज ब्रॉट, कहां लाया गया? तो टू द ऑथर वाज ब्रॉट अप टू द ऑथर, हाँ ये पूछा जाए किसके द्वारा लाया गया, तो बाई हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के द्वारा। कहां से लाया गया? तो उसके पास में ही कुछ एरिया थे पानी वाले दलदल टाइप के, वहां से वो लाया गया, तो लैंड मार्सेस। कहां से? लैंड मार्सेस, ठीक है। इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज, कैसा था वो? अलूफ एंड इनडिफरेंट, घबराया हुआ था, अलग अलग रह रहा था, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि वर्म इज फेवरेट टॉयज, उसका फेवरेट टॉय क्या था? तो मार्बल्स। और किसके साथ खेलता था ये? पिंग पोंग बॉल, ठीक है। मैक्सवेल कॉल्ड एयर होस्टेस द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, क्यों? क्योंकि उसने उसको जगह पे बैठने के लिए कहा, और उसने कहा कि वाटर को ढूंढ के मैं लाऊंगी, तो उसने बोला, और उसने बोल दिया था कि उसको आप नीचे बॉक्स को अपने गोद में रख के भी बैठ सकते हो, तो उसने बोला था कि वो बहुत दयालु थी। कौन? एयर होस्टेस। When the author saw the water for the first time, तो उसको वो किसके जैसा लगा? ड्रैगन। और उसका कलर कैसा बताया उसने? ब्राउन मडी, मिट्टी के टाइप का ब्राउन कलर का। ऑटर्स आर फाउंड इन मार्सेस, बताया था ना कहां से लाया गया? तो मार्सेस, लैंड मार्सेस से लाया गया था, तो मार्सेस उसकी पसंदीदा जगह है। कौन सी? हाँ ये देखो, हैज बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी मिजविल द ऑटर, कौन सी जगह मेंशन की है? तो टिग्रिस रिवर, टिग्रिस मार्सेस और रिवर ये मेंशन किया है उसमें। ब्रिटिश एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ द एनिमल अलोंग विद पैसेंजर, पूछा जाएगा कौन सी एयरलाइन थी? तो ब्रिटिश एयरलाइन, जिसने उसको ले जाने से मना कर दिया। मिज हैड इन्वेंटेड गेम किसके साथ? पिंग पोंग बॉल, जो अभी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइट द बस, इसका कौन है राइटर? तो वल्लीकानंद, यानी वली स्वयं, ठीक है।
वली की उम्र क्या थी? 8 years old। हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा समय क्या होता था? स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर एंड वॉचिंग द स्ट्रीट। और क्या अच्छा लगता था इसको? एक बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर, एक यात्रियों से भरी हुई बस को बार बार देखना। वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर बनी उसकी? टू राइड द बस, कि वो बस की सवारी कर पाए। वली वाज एम्यूज द मोस्ट बाई द साइट वाज काउ। ये तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक। बस पूछा जा सकता है कि बस के सामने कौन एनिमल दौड़ रहा था, तो बता सकते हैं काउ दौड़ रही थी, जिसका क्या हुआ बाद में? वो मर गई, ठीक है। और उसकी वजह से वली कैसी हो गई? दुखी हो गई। द टाइमिंग फॉर द आफ्टरनून नैप टेकन बाई वलीज मदर, क्या टाइम था इसमें वो सोती थी? 1 to 4, 1 से 4 में ही सोना बताया गया है उसका। बस का टाइम पूछा जा सकता है, बस कितने बजे जाती थी? तो बस का टाइम बताया गया है शायद 1 बजे जाएगी वो और 3:30 तक आ जाएगी, ऐसा टाइम उसका कुछ बताया गया है। बस का टाइम याद रख लेना, पूछ देख लेना उसमें। द कंडक्टर एड्रेस्ड वली, कंडक्टर क्या कहता था उसको? क्या कह रहा था? मैडम। द कंडक्टर ऑफर्ड वली, कंडक्टर ने क्या ऑफर किया उसको? सॉफ्ट ड्रिंक लाने का। वली ने कितने पैसे बचाए? 60 पैसे। पूछा जा सकता है किराया कितना था, तो 60 पैसे ये पूछा गया। 30 पैसे, सॉरी, एक तरफ से 30, दोनों तरफ से 60 पैसे। वली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद एल्डरली वुमेन बिकॉज शी वाज वियरिंग अगली। ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा उसके पास में कौन बैठा था, तो एक महिला बैठी थी। क्यों नफरत कर रही थी? ये था उसका सही रीजन, च्यूइंग बीटल नट, पान खा रही थी, वो पान चबा रही थी, जिसकी वजह से वो उसको थोड़ा सा डिस्कस्टिंग लग रही थी, ठीक है। अगला है sermon एट बनारस। तो किसके द्वारा लिखा गया है? बेटी रेंसो, ठीक है, बेटी रेंसो के द्वारा इसको लिखा गया है। गौतम बुद्ध वाज अ प्रिंस, क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध वंडर्ड, कितने साल तक भटके? 7 साल तक। और ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि उसको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, तो अंडर द पीपल ट्री, ये ध्यान रखना। sermon इज अ रिलीजियस डिस्कोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? रिलीजन से। कीसा गौतमी बात सेड, क्यों दुखी थी? हर ओनली सन डाइड, उसका एकमात्र लड़का मर गया। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध वर्ल्ड इज एप्लीकेटेड विथ, किसके साथ स्वीकार, मतलब स्वीकार नहीं कर पाता है संसार? डेथ, मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाता। द बुद्धा सेट अंडर ए, किसके नीचे बैठे हुए थे? पीपल ट्री। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध दोज हु डू नॉट ग्रीव आर वाइज। इसमें ये बोल सकते हैं कि जो हु आर नॉट एबल टू फेस डेथ, जो मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते, वो उनके अनुसार वाइज नहीं है, और जो इसको स्वीकार कर लेते हैं वो कैसे हैं? वाइज हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्धा फ्री फ्रॉम सोरो इज अ पर्सन हु ओवरकम्स सोरो। तो देखो इसका आंसर ये है कि जो व्यक्ति, द पर्सन हु ओवरकम द सोरो, जो अपने दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है, फ्री फ्रॉम सोरो, वो दुख से भी दूर हो जाता है। बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट, कितने दिन तक वो रहे? 7 दिन बाद, 7 दिन तक बैठे रहे, उसके बाद वो आ गई थी, मैडम मेरे बच्चों को जिंदा करो। क्या नाम दिया गया उस पेड़ को? उसके बाद बोधि ट्री। और गौतम बुद्ध को क्या दिया गया? सिद्धार्थ गौतम को नाम दिया गया गौतम बुद्ध। क्या लाने के लिए कहा उनने कहा मस्टर्ड सीड्स लाइए, ठीक है। मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन का मतलब क्या है? ग्रीफ ऑफ सोरो, ग्रीफ और सोरो, दुख। नर्व सैडनेस, क्या है? सैडनेस। द सिटी ऑफ बनारस सिचुएटेड ऑन द रिवर, कौन सी नदी है बनारस में? गंगा। मनी और फूड गिवन टू द पीपल, आर्म्स, भिक्षा के तौर पर। भिक्षा के तौर पर क्या दिया जाता था? भोजन और पैसा। देखो ये पूछ रहा है कि आध्यात्मिक रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, उसको क्या कहते हैं? इनलाइटनमेंट। बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़।
बोधि ट्री का मतलब क्या बताया उनने? बुद्धि का पेड़। विद्या रानी, विद्या रानी का पेड़। ये है लास्ट चैप्टर। प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेकोव के द्वारा। नतालिया लोमोव, नतालिया के पिताजी का नाम है चुबकोव और इसके फियोंसी मतलब जो रिश्ता लेके जा रहा है उसका नाम है लोमोव। ठीक है। और किसके लिए लड़ रहे हैं? ऑक्सन मेडोज, यानी घर के पास में जमीन पड़ी हुई है उसके लिए लड़ रहे हैं। लोमोव थ्रेटन टू मैटर, कोर्ट में ले जाने की धमकी देता है। लोमोव के कुत्ते का नाम था गैस। द प्रपोजल स्टोरी कहां से ली गई है? रसिया से। और इनके नतालिया और चुबकोव के कुत्ते का नाम क्या था? स्क्वीजर। क्या नाम था? स्क्वीजर। और लोमोव चुबकोव दोनों कैसे थे? रिच थे, पैसे वाले थे। कुत्ते का नाम ही पूछा जाएगा ज्यादातर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। देख रहे हो अब हमारे क्या दिन आ गए हैं, मतलब हमको कुत्तों के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी। इसके कुत्ते का नाम क्या था? स्क्वीजर, गैस। बताओ। और उसमें कुत्ते का नाम क्या है? मस्टर्ड। तो मैंने आज आपको प्रोज के करा दिए, कल पोएम के करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे।